हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम को। हमने पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, न्यूक्लियस को देख लिया है और इन सब की चर्चा करते हुए 2-3 बार राइबोसोम का जिक्र तो हो चुका है कि 70S मिलते हैं, 80S मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के, यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के। अब उसी राइबोसोम को हम देखने जा रहे हैं। तो राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है और इतना छोटा है कि इसकी पहले खोज ही नहीं हो पाई थी। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा गया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तब हमें कुछ ऐसे बिल्कुल छोटे आकार की संरचनाएं दिखाई दी जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा था, और फिर उसकी और डिटेल स्टडी से हमें पता लगा कि ये एक स्थायी संरचना है जो कोशिका में पाई जा रही है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में मिल रही है, और उसे नाम दिया गया राइबोसोम। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा किसने था? जॉर्ज पैलेडे ने, और इसी ने इसको कोशिकांग के रूप में स्थापित किया। तो राइबोसोम बने किसके होते हैं? तो पहली बात तो ये कि ये केवल छोटा कोशिकांग ही नहीं है, ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो ये एक MCQ बनता है, ऐसे कोशिकांग के बारे में बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, उसमें हमने देखा उसमें 2 झिल्लियाँ हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की, उसमें भी 2 झिल्लियाँ हैं। राइबोसोम अब हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये बना हुआ किसका है? यह बना होता है RNA और प्रोटीन के मिलने से इसका निर्माण हो रहा है। RNA आप जानते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और इसका काम क्या है? राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है। फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री वो होती है जहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो, और प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि ये कोशिकांग प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को जब देखा गया और उनके अंदर राइबोसोम को देखा तो उनमें अंतर था। एक को कहा गया 70S, एक को कहा गया 80S। S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, यानी किस अवसादन पर जो राइबोसोम है वो सेपरेट हो पा रहे हैं, इसके आधार पर इनको नाम दे दिया गया। जो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी वो होते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ह्यूमन्स की बात कर लें, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी क्या हैं? स्तनधारियाँ हैं, स्तनधारी हैं क्योंकि इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे? 55S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। तो राइबोसोम की संरचना कैसी होती है? राइबोसोम की संरचना में हमें पता है कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। इसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक तो छोटे आकार का गुंबद जैसी संरचना है, जो एक्चुअल में पूरा गुंबद नहीं होकर थोड़ा सा इस प्रकार की सी संरचना लिए हुए होता है, जो आकार में छोटा है, इसीलिए उसको कहा गया छोटी सब यूनिट। और एक दूसरा पार्ट इसका वो एक बड़ा गोल संरचना है, गुंबद जैसी संरचना होती है, जिसे कहा गया बड़ी सब यूनिट। बने हुए किसकी हैं दोनों सब यूनिटें? ये यूनिट भी बनी होती है RNA और प्रोटीन की। छोटे वाली सब यूनिट भी किसकी बनी होगी? RNA और प्रोटीन की, क्योंकि ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब इनकी जो दोनों सब यूनिट होती हैं वो अलग अलग रहती हैं, और जो मैग्नीशियम आयन है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोनों सब यूनिट को जोड़ने के मामले में। अब इसकी जो संरचना है उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार की दिखाई देगी। यदि हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो जो छोटी सब यूनिट है वो ऐसी दिखाई देती है, जिसका यहाँ से लेके ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट कहलाता है बेस यानी आधार, और ये जो ऊपर उभरा हुआ सा भाग है ये कहलाता है हेड। तो यहाँ पर ये जो दरारनुमा पार्ट बन रहा है ये हेड और बेस को अलग करता है, और इस वाले भाग को कहते हैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि यह बिल्कुल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। और जब यहाँ पर mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे, जब हम BSc सेकेंड ईयर में होंगे तब इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो केवल इसकी संरचना के बारे में जानकारी है। तो ये है कि इसमें ये प्लेटफॉर्म होता है, और एक क्लेफ्ट है जो हेड और बेस को अलग करता है, ये है स्मॉल सब यूनिट। ओके, 30S। अब दूसरी बात कर रहे हैं
कि इसकी जो बड़ी सब यूनिट होती है वो कैसी दिखाई देती है। बड़ी सब यूनिट इस प्रकार की दिखाई देती है। इस बड़ी सब यूनिट में देखेंगे हम, ये जो उभारनुमा संरचना दिखाई देगी उसे कहते हैं रिज या मुंडेर। और फिर एक मतलब गहरा स्थान दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलेंगे वेली। फिर एकदम फ्लैट पोजीशन सी दिखाई देगी जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल परटर्बेंस यानी केंद्रीय उभार। और फिर बाद में ये केंद्रीय उभार के बाद में एक ऐसे लंबा वृंतनुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे बोलते हैं स्टॉक। तो इस प्रकार की इसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर होती है किसकी, राइबोसोम की। जो राइबोसोम की छोटी और बड़ी सब यूनिट है उनकी बात कर रहे हैं। अब ये काम क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण का। अब कैसे करता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये क्या करेगा, ये डीएनए है। डीएनए, सारा डीएनए ऐसा नहीं होता, पूरे के पूरे डीएनए पे आनुवंशिक सूचनाएं नहीं लिखी होती हैं, उसमें कुछ भाग में आनुवंशिक सूचनाएं लिखी होती हैं। डीएनए के जिस भाग में आनुवंशिक सूचना लिखी होती है उसे जीन कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर जीन है, एक जीन मान लो यहाँ पर है, बीच का पार्ट जहाँ जीन नहीं है यानी आनुवंशिक सूचना लिखी हुई नहीं है उस भाग को हम बोलते हैं जंक डीएनए। तो ये कोई जीन है, इस जीन से डीएनए के इस पार्ट से, इस पार्ट में आनुवंशिक सूचना है, उस आनुवंशिक सूचना के अनुसार कोई काम होना है। तो पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा और एमआरएनए का निर्माण कर देगा। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से जुड़ेगा और राइबोसोम से ये जुड़ चुका है। जुड़ेगा कैसे, छोटी यूनिट और बड़ी सब यूनिट के बीच में ये फंस जाता है और बाद में राइबोसोम इसको आगे की तरफ ज्यों ज्यों पढ़ते हुए चलते हैं तो ज्यों ज्यों राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइबोसोम के ऊपर एक एक करके एमिनो अम्ल जुड़ते चले जाएंगे और इस प्रकार किनका निर्माण होगा, प्रोटीन का, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का निर्माण होता है। डीएनए के किसी खंड से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बाद में राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण हो जाना, यह कहलाता है ट्रांसलेशन। तो जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं। आनुवांशिक सूचना प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त हुई। प्रोटीन क्या करेंगे, प्रोटीन दो काम करते हैं। एक तो ये कोई विशेष संरचना का निर्माण कर सकते हैं, दूसरा ये एंजाइम की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो जब ये एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं ये प्रोटीन, तो ये किसी विशेष लक्षण को उस कोशिका को प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार आनुवांशिक सूचना अपने आप को प्रकट कर रही है। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि किस प्रकार आनुवांशिक सूचनाएं प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं। और ये अभिव्यक्त किसके द्वारा हो रही हैं, राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम पर निर्माण किनका हो रहा है, प्रोटीन का। और इसीलिए राइबोसोम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। हमने बात की थी कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S प्रकार के, यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80S प्रकार के। हमें पता है कि कोई सा भी राइबोसोम हो उसकी दो सब यूनिट होगी। अब जो 70S वाला है उसकी दो सब यूनिट है, बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट। तो बड़ी सब यूनिट है 50S, छोटी सब यूनिट क्या है 30S। याद रखने का तरीका क्या है कि 70S में से 20 कम करो 50S बड़ी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट में से 20 कम करो 30S, ये छोटी सब यूनिट हो गई। अब ये सब यूनिट किसकी बनी होगी, ये बनी होगी प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए की, आरएनए की। और छोटी सब यूनिट भी किसकी बनी होगी, प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए, आरएनए की। तो जो बड़ी सब यूनिट है उसमें जो आरएनए मिलता है वो दो प्रकार के मिलते हैं। एक होता है 23S आरएनए और एक होता है 5S आरएनए। इसी प्रकार छोटी सब यूनिट में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पाया जाता है जिसे बोलते हैं 16S आरएनए। यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं 80S प्रकार के। बने हुए किसके होंगे, ये भी आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट होती है वो होती है 60S,
वही 20 कम किया। छोटी सब यूनिट क्या कैसी होती है, इससे भी 20 कम करेंगे 40s प्रकार की। तो हमें ये तो पता लग गया कि 70s की जो यूनिट्स होंगी वो होंगी 50s और 30s। 80s की जो सब यूनिट्स होंगी तो उसमें बड़ी सब यूनिट 60s, छोटी सब यूनिट्स 40s। अब ये भी किस जो यूनिट्स हैं बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट, ये भी किसकी बनी होंगी, ये भी आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होगी। इसमें कौन से आरएनए मिलेंगे, इसमें 3 प्रकार के आरएनए राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं। एक होता है 28S आरएनए, एक होता है 5.8S आरएनए और तीसरा होता है 5S आरएनए। और इसी प्रकार जो 40S सब यूनिट है उसके अंदर एक ही प्रकार का आरएनए मिलता है, वो है 18S। अब इनको याद करने का तरीका, जिस तरीके से मैंने याद किया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये कि जो भी सब यूनिट है उसमें आप देखोगे बड़ी सब यूनिट में चाहे 70S की हो चाहे 80S की हो, उसमें एक प्रकार का आरएनए कॉमन है। कौन सा, 5S प्रकार का आरएनए कहाँ मिलेगा, बड़ी सब यूनिट में मिलेगा, ये तो कॉमन है। प्रोकैरियोटिक की बड़ी सब यूनिट की साइज़ क्या है, 50S। 50S का हाफ क्या होगा, 25, यानी 25 के आसपास का है 23S आरएनए, वो किस में मिलेगा, बड़ी सब यूनिट में। तो प्रोकैरियोटिक बड़ी सब यूनिट 2 से मिलकर बनी होती है, 23S और 5S। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके भी बिल्कुल हाफ कर दो आप, आपको 15 आएगा। 15 के पास में क्या है, 16S आरएनए। इससे हमें ये पता लग गया 30S की सब यूनिट किस आरएनए की बनी होती है। हम देख रहे हैं क्या इसी प्रकार यूकैरियोट्स में हो रहा है क्या, उसमें भी देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो 80S जो राइबोसोम है उसकी बड़ी सब यूनिट है 60S, उसके अंदर 5S तो कॉमन मिलेगा। अब जो बड़ी सब यूनिट में आरएनए मिल रहा है वो देखेंगे हम, इसका क्या है, इसका हाफ 30, उसके पास में क्या है 20S आरएनए। और ये हमें याद रखना होगा कि 80S जो प्रकार के यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी बड़ी सब यूनिट में 2 नहीं मिलकर, जैसे कि इसकी बड़ी सब यूनिट में 2 ही थे, इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में 3 आरएनए मिलते हैं। जो तीसरा है वो कौन सा है, 5.8S आरएनए। जो छोटी सब यूनिट है उसका भी हाफ करेंगे, 20 के पास में क्या है 18S आरएनए। तो हम इस प्रकार इसमें कौन कौन से आरएनए हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि इसकी जो सब यूनिट्स हैं वो इस प्रकार की बनी होती हैं। हमें ये पता लगा कि राइबोसोम खुद किसके बने हैं, ये बने हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के। आरएनए कौन सा, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनेगा, यह बनता है केंद्रक में। और केंद्रक में कहाँ, केंद्रक में केंद्रिका वाले भाग में इसका निर्माण होता है। अब केंद्रक और केंद्रिका की बात कर रहे हैं, यानी हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। अब ये केंद्रक है, इसके अंदर ये डीएनए और बिखर बिखर के ये क्रोमेटिन जाल बना लेता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो किसी भी डीएनए का कुछ एक हिस्सा ऐसा होता है जो इकट्ठा होकर किसी एक स्थान पर गहरे गोल नुमा संरचना बना लेता है, और ये संरचना क्या है, केंद्रिका। जब हमने केंद्रक पढ़ा था तब हमने इसकी बात की थी। इस केंद्रिका में किसका निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा। तो ये आरएनए बन जाएंगे और प्रोटीन्स बनेंगी, वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होते हुए बाहर आएंगी, बाहर आकर वो आपस में जुड़ जाएंगी, छोटी सब यूनिट बना लेंगी, बड़ी सब यूनिट बना लेंगी और अलग अलग रहेंगी।
जब मैग्नीशियम आयन पर्याप्त मात्रा में होगा तभी आपस में जुड़ सकती हैं और इस प्रकार की संरचना बना सकती हैं। और कोई भी एक जीन, मान लो इस जीन ने एमआरएनए का निर्माण किया, ये एमआरएनए भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होते हुए बाहर आएगा और बाहर आने के बाद छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट के बीच में एडजस्ट हो जाएगा और फिर किसका निर्माण होगा, लगातार प्रोटीन का निर्माण होता चला जाएगा। ये राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इसको इस प्रकार समझें। अब जो बड़ी सब यूनिट होती है राइबोसोम की, ये छोटी सब यूनिट, ये है बड़ी सब यूनिट। जो बड़ी सब यूनिट है इस पर दो साइट मिलती हैं। इसमें एक को बोलते हैं ए साइट और एक को बोलते हैं पी साइट। एक को बोलते हैं हम ए साइट और एक को हम बोलते हैं पी साइट। ए साइट जो होती है उस पर टीआरएनए आकर जुड़ता है। कौन आएगा? टीआरएनए। हर बार एक टीआरएनए आया, ये लो ये टीआरएनए आ गया और अपने साथ में एक एमिनो अम्ल लेकर आता है, ये रहा एमिनो एसिड। जो पी साइट है उस पर पहले से ही एक टीआरएनए मौजूद है, उसने भी किसी एमिनो एसिड को पकड़ रखा है, ये लो। हमें पता है बड़ी सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए मिलेंगे, मान लो ये यूकैरियोटिक है तो बड़ी सब यूनिट कौन सी होगी? 60S। इसके अंदर कौन कौन से मिलेंगे? एक तो 5S आरआरएनए मिलेगा, एक 5.8S आरआरएनए मिलेगा और एक 23 या 28, ये देखिए 23 किसमें मिलता है? 70S में, तो 28S आरआरएनए मिलेगा। अब ये जो आरआरएनए होता है, इस आरआरएनए का क्या कार्य है? इन आरआरएनए का ये आरआरएनए काम करेंगे राइबोजाइम की तरह। अब इस वर्ड को समझते हैं। एमिनो अम्ल, ये दूसरा एमिनो अम्ल और राइबोसोम के कारण उसकी पी साइट पर, और मान लेते हैं आरआरएनए के कारण, इन दोनों के बीच में एक जुड़ाव क्रिएट हो गया। ये लो जुड़ गए, ये एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ गया और ये जो जुड़ाव क्रिएट हुआ इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध बोलते हैं। लगातार इस प्रकार एमिनो अम्ल जुड़ते चले जाएं तो हम देखेंगे एक पेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड, तीसरा, चौथा और इस प्रकार जुड़ते चले जाएं तो हम बोल लेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड चैन बन जाती है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चैन जो एमिनो एसिड की बनी है, यही सिंपल प्रोटीन भी कह सकते हैं या पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं और प्रोटीन है। तो निर्माण कहाँ हुआ? राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण हो गया और प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए इसको कहा जाता है। ये प्रोटीन दो प्रकार के कार्य करेगी, एक होती है संरचनात्मक कार्य और एक होता है कार्यात्मक कार्य। संरचनात्मक विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण में, और कार्यात्मक या फंक्शनल का मतलब हो गया एंजाइम की तरह। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, क्योंकि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो संरचना निर्माण में काम आती हैं और कुछ ही प्रोटीन ऐसी हैं जो एंजाइम की तरह काम करती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और उसका एक अपवाद है, वो अपवाद होता है राइबोजाइम, यानी ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन नहीं होके क्या है? आरएनए। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं राइबोजाइम। तो बड़ी सब यूनिट में जो आरएनए के मॉलिक्यूल हैं वो राइबोजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, और वो राइबोजाइम, ये मान लो बड़ी सब यूनिट में आरआरएनए है और ये राइबोजाइम की तरह व्यवहार करते हुए, एक एंजाइम की तरह व्यवहार करते हुए एक एमिनो अम्ल को दूसरे एमिनो अम्ल से जोड़ देगा और पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। यही राइबोसोम का काम है।
तो इस प्रकार हमें राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम के बारे में जो भी इसकी बड़ी और छोटी सब यूनिट में जो भी आरएनए मिलते हैं उसके बारे में जानकारी मिल गई और इसके कार्यों को भी हमने समझ लिया। अब यदि आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।